हेलो, मैं उत्कर्ष गुप्ता, एक 9 पॉइंटर मैकेनिक्स डिपार्टमेंट आईटी बॉम्बे में। और इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स जो हम निकालते हैं फोर्स को, वो कैसे यूज कर सकते हैं फॉर आवर एनालिसिस। बेसिकली हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो सभी पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये उसका एक्सटेंशन है। और मोस्टली इसमें हम जो भी चीजें डिस्कस करेंगे उसका काफी सारी चीजें वहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। सो डू चेक द वीडियो आउट बिफोर यू वॉच दिस, सो दैट यू तुम्हें वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे, बट स्टिल आई ट्राई टू रिवाइज। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे इस चीज को पढ़ने का रीजन क्या है। मोस्टली हम जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस यूज करेंगे वो काफी ज्यादा यूज होता है इन आर दिस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्योंकि जो हमारा कार्टेन सिस्टम है वो बहुत ही कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम है फॉर आर मेजर एप्लीकेशंस इन दिस फील्ड। इसके अलावा मल्टीपल अलग अलग फील्ड जैसे कि स्ट्रेस का एनालिसिस करना, मशीन्स का डिजाइन करना या फिर इवन फ्लूइड्स, उसके अलावा भी कई जगहों पे हम इस चीज का यूज करते हैं। इवन हम वेक्टर्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये वेक्टर्स का ही एक एप्लीकेशन है फॉर द केस ऑफ फोर्सेज। बट उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स अगर देखो तो ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। सो इन दैट सिनेरियो भी हमें ये चीज क्लियर होना चाहिए, सो दैट जब हम हायर कॉम्प्लेक्स चीजों को डिस्कस करें हमें ये चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के डिस्कशन से। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेसिकली हमने ये बोला था कि किसी पर्टिकुलर वेक्टर को हमने लिया, हमें उसे स्प्लिट करना है दो वेक्टर्स के टर्म्स में, जो कि वो दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो वो मिलकर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। पैरेललोग्राम में लॉ में क्या होता है कि हमें पैरेललोग्राम के थ्रू वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकलता है। अब यहाँ पे क्या है, वो दो वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट आ रहा है वो दो वेक्टर खुद में ही परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम देखो, डायग्राम में हमारे पास क्या है, एक फोर्स दिया हुआ है एफ, हमने उसे एफ एक्स और एफ वाई वेक्टर के टर्म्स में लिखा है। एफ एक्स है अलॉन्ग आई कैप एक्स की डायरेक्शन को बताता है, वाई जे अपना जे कैप जो होता है या फिर जे वेक्टर जो होता है वो वाई डायरेक्शन को डिफाइन करता है, और उस अलॉन्ग एफ है। हमने क्या किया, उन दोनों के टर्म्स में एफ को स्प्लिट कर रहा है, तो F के वो क्या हुआ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे क्या करना है, तुम इसे पैरेललोग्राम के लॉ के अकॉर्डिंगली शिफ्ट करो एफ वाई को, तो तुम्हें ये वो यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री एंगल। अब ये ट्राइंगल या इसमें पैरेललोग्राम लॉ अभी का प्रोसीजर तुमने ट्राइंगल में चेंज किया। आप ट्राइंगल के टर्म्स में से देखोगे तो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को एनालिसिस करना बहुत आसान होता है, हम उसकी साइड को रिलेट कर सकते हैं दूसरे के थ्रू यूजिंग द पाइथागोरस लॉ। बाकी हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी उन्हें कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब हमारा काम ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ जाते हैं। ये काफी इजी है टू एनालाइज इन कंपैरिजन टू कोई रैंडम वेक्टर्स के यूज करके हम इस रिजल्टेंट को निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस फोर्स को लिख रहे हैं एफ एक्स और एफ वाई के टर्म्स में, और एफ एक्स को हम बोलेंगे एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फोर्स, एफ वाई को बोलेंगे कि वो वाई कॉम्पोनेंट है उस फोर्स का। अब हमें क्या करना है, हमें इसको यूज करना है इसी कॉन्सेप्ट को कि बेसिकली एक यहाँ पे एक चीज और मेंशन करने लायक है कि हम एफ एक्स को लिख सकते हैं, एफ एक्स यहाँ पे वेक्टर है एक्स टाइम्स आई, यहाँ पे आई वेक्टर है, एफ एक्स एक स्केलर है, इसको स्केलर कॉम्पोनेंट बोल सकते हो तुम एफ का। सिमिलरली इसको मैं यहाँ पे एफ वाई को जो है वो भी वेक्टर है, उसको लिख सकता हूँ एक स्केलर एफ वाई टाइम्स जे। ये चीज क्यों लिख पा रहे हैं, सिंपल है कि हमें किसी वेक्टर को उसके डायरेक्शन टाइम्स उसके मैग्नीट्यूड के लिख सकते हैं, तो हमने बेसिकली वही करा है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसी को यूज करके कॉन्करेंट फोर्सेस का एनालिसिस करना है, मतलब उसके रिजल्टेंट्स को निकालना है यूजिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हमें बार बार ये पूरा प्रोसीजर पैरेललोग्राम लॉ शिफ्ट नहीं करना, हमें ज्योमेट्रिकली उस चीज को सॉल्व नहीं करना, हमें एनालिटिकली सॉल्व करना है। तो ये हमारे एक तरह से गेटवे बनाएगा, हम ज्योमेट्रिकली एक बार डिफाइन कर देंगे, फिर हम उसे एनालिटिकली सॉल्व करेंगे, उसे हम वापस ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट कि हमें एनालिसिस करना काफी ईजी हो जाए। ये हम देखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। एक बार सेटअप देख लेते हैं कि हम ये कहाँ किस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करते समय से अप्लाई कर रहे हैं। मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर F1, इट्स पॉइंटिंग दिस वे, और इसी सिमिलरली दूसरा वेक्टर है F2। अब इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इस जो वेक्टर है उसकी टेल और हेड जो हमारा एरो है उन दोनों को तुम एक्सटेंड कर दो टू द इन्फिनिटी, तो वो जो लाइन बन रही है उनकी वजह से इस रे को मैं लाइन बना रहा हूँ, तो ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी इस वाले केस में क्या है, ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पे यानी कि मान लो कुछ ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। ये दोनों वेक्टर्स कॉन्करेंट है क्योंकि वो एक जगह पे मीट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस जैसे पर्टिकुलर केस के लिए हमें इसको यूज कर सकते हैं हमारे आई और जे वाले। प्लस ये 2D भी है तो इसलिए भी आसान है थोड़ा करना। अगर ये 3D भी होता तब भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस आई जे वाला कॉन्सेप्ट। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम F1 को डिफाइन कर रहे हैं उसके कॉम्पोनेंट्स के टर्म में। हमने F1 x को डिफाइन किया, F1 y को डिफाइन किया, वो बेसिकली x और y कॉम्पोनेंट है F1 का। सिमिलरली हमने यहाँ पे y2 के केस में F2 के केस में क्या किया, F2 के केस में हमने पहले एक चीज ये देखो, हमने इसे शिफ्ट करा O और x और ये y वाले एक्सिस को पूरा शिफ्ट करके हमने पॉइंट A पे ले गए। अब हम ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसका सीधा रीजन है कि हमारे जो x और y है वो हमारे रेफरेंस वाले वेक्टर्स हैं, हम उसको शिफ्ट कर सकते, स्लाइड कर सकते हैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे।
हमारा रेफरेंस एज लॉन्ग एज हम ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि मैं टिल्ट नहीं कर रहा हूँ एक की एक्सेस को दूसरे की एक्सेस के रिस्पेक्ट में, मैं उसे सिंपली मूव कर सकता हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड होता है। तो मैंने क्या किया, ओ से उठा के उसको ए पे मूव कर दिया, हमारा कोऑर्डिनेट को ओ में जो मैं एक्सेस थी वो हमने वहां पे किया। अब उसके टर्म्स को तुम डिफाइन करके देखो तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स जो है मेरा F2 है वो आगे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो उसका एक्स पॉजिटिव होगा, तो F2x जो है वो पॉजिटिव चीज है। जैसे पिछले वाले केस में दोनों ही पॉजिटिव थे, एक्स भी पॉजिटिव था वाई भी पॉजिटिव था, इस वाले केस में एक्स पॉजिटिव है वो हमने देख लिया। अब वाई का क्या है, वाई का पॉइंट कर अप, बट इस केस में क्या हमारा डाउन, तो मैं जो F2y है वो चीज मेरी नेगेटिव होगी टेक्निकली, वो नीचे पॉइंट कर रहा है। तो मेरा यहाँ पे F1 जो वेक्टर होगा, F2 वेक्टर हमने सिंबल्स के साथ लिख सकते हो, अभी का तो ऐसे जनरली भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम पुट करो तो उसमें याद रखना है तुम्हें वेक्टर्स के सिंबल्स जो भी साइन है, साइन को रखना इज इंपॉर्टेंट बिफोर देयर स्केलर टर्म्स। ठीक है, हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स देखे, अब इन दोनों रिजल्टेंट क्या आ रहा था हमारा आर वेक्टर, आर उसका हमने रिजल्टेंट है। अब हम आर को भी कैसे डिफाइन कर रहे हैं उसके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट के टर्म्स में, तो उसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो आर एक्स कहलाएगा, उसका वाई कॉम्पोनेंट आर वाई कहलाएगा। हमारा गोल क्या है, हमें आर एक्स और आर वाई को किसी तरीके से लिखना है इन टर्म्स ऑफ F1 और F2। हम ज्योमेट्रिकली तो ये कर पा रहे हैं, ट्रायंगल हो तो सीधा बोलता है कि आर आ जाएगा, वो विजुअली देख रहे हैं, बट हमें चाहिए कि वो इन दोनों इंडिविजुअल एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स के टर्म में हम किसी तरीके से रिलेट कर पाए, ये हमारा इसका गोल है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस आर जो है वो क्या है, वेक्टर सम है F1 और F2 का, तो मैं सिंपली उसे क्या लिख सकता हूँ, F1 प्लस F2 इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। अब मुझे वेक्टर्स पता है क्या है, वो Fx क्या होगा, F1xi प्लस F1yj, कॉम्पोनेंट से में लिखा। सिमिलरली मैंने 2 के लिए भी किया, 1 में जो भी लिखा था उसे हटा के 2 लिख दिया, बस फिट। मेरे पास वो दोनों वेक्टर्स आ गए, मैंने उन दोनों वेक्टर्स के टर्म्स में लिखा, बट एट द सेम टाइम आर जो वेक्टर है वो खुद में किसके टर्म्स में है, वो एक्स और वाई के टर्म्स में, वो एक्स के अलॉन्ग है आर एक्स और वाई के अलॉन्ग है आर वाई, वो उन दोनों के सम के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये दो चीजों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि वेक्टर सेम है इसके एलएचएस में। उसको करने से पहले एक चीज देखते हैं, यहाँ पे भी एक आई का टर्म है और यहाँ दूसरे पैकेट में भी एक आई का टर्म है, सिमिलरली जे का टर्म्स है। अब वो दोनों को सेपरेट करने से अच्छा हम एक डायरेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि अलॉन्ग का डायरेक्शन हम स्केलरली ऐड कर सकते हैं। तो हम वेक्टर वेक्टर का हम साइड में करके स्केलर ऐड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे F1 के संग x जो वाला टर्म था, सिमिलरली F2 का जो x टर्म था उसे ऐड करा, उसके आगे i लगाया, प्लस सिमिलरली F2y प्लस F1y इनका सम करके j लगाया, मैंने इसको इनके टर्म्स में लिखा। एक स्टेप आगे बढ़े, ओवरऑल हमने क्या किया है, i और j हो गए। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की है, मेरे पास दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के एक वेक्टर को, बट दोनों में कनेक्शन क्या है, दोनों में कनेक्शन ये है कि i और j एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर या इंडिपेंडेंट कह सकते हो। कहने का मतलब आई के अलाउंग जे का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो मैं जो भी है डायरेक्टली दोनों तरफ से आई और आई को कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि उसका कोई भी जे से कोई रिलेशन नहीं है, सिमिलरली जे का आई से भी नहीं है। तो मैं जे वाले टर्म्स को भी इंडिविजुअली इक्वेट कर सकता हूँ, तो मैं आर एक्स को इक्वेट कर सकता हूँ किससे, पहले ब्रैकेट से, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, और मैं सिमिलरली आर वाई को इक्वेट कर सकता हूँ सेकंड ब्रैकेट से, जो मैंने यहाँ लिखा है। इस F1x और F2x में चीज नोटिस करो, आर को एक्स आर एक्स जो हमने लिखा है, और सिमिलरली हमने आर वाई लिखा है, उसमें जो भी टर्म्स हैं वो इंडिविजुअल वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स के सम है। स्केलर टर्म्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन तो हमारी सबकी सेम ही है, सिर्फ स्केलर सम के इक्वल है। एक्स का जब भी हमारा एक्स कॉम्पोनेंट हमने उसका जो सम किया वो हमारे रिजल्टेंट का एक्स वाला कॉम्पोनेंट देना है। सिमिलरली हमने वाई में जितने भी इंडिविजुअल वेक्टर्स थे उनके वाई का सम किया, तो मुझे वो फाइनली वाई वाला वेक्टर मिल रहा है। उन सबको मैं एक्स के अलाउंग जितने ही फोर्सेज है उसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, सभी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का सम इज इक्वल्स टू मेरा रिजल्टेंट का एक्स, सिमिलरली इंडिविजुअली सबका वाई का सम इज इक्वल्स टू मेरे आर वाई का सम। ये बेसिकली हमें क्या डिफाइन करता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं उनके टर्म्स में मैं किसी रिजल्टेंट को डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे बार बार वेक्टर की तरह एक वेक्टर लगा के दूसरा वेक्टर बना के ऐसे सॉल्व करने के बजाय मैं इंडिविजुअली एक कोऑर्डिनेट डिफाइन करूँ, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कंपोनेंट्स लिखूं एक्स और वाई में, उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को इंडिविजुअल एक्सेस के अलाउंग यानी कि डायरेक्शन के अलाउंग सम करूं। अगर ये मल्टीपल डायमेंशन में भी होता है, मतलब 3 में भी जा सकता है, मान लो कि तुम्हारे हाइपोथेटिकल केस में 4 या 5 डायमेंशन में भी जाता है, तब भी तुम क्या करोगे, इंडिविजुअल डायरेक्शन लोगे, उनमें सम करोगे उस कंपोनेंट्स का, और फाइनली को रिजल्टेंट को लिख सकते हो। अब रिजल्टेंट तुम्हें आर एक्स और आर वाई पता है, उनकी डायरेक्शन पता है, तुम्हें स्केलर निकाल लिया, डायरेक्शन तुम्हें पहले से पता है, तुम उस वैल्यू को डालोगे और उसे वापस से ड्रॉ कर सकते हो। तुम रिजल्टेंट को जो एल्जेब्रिकली जो रिजल्ट आ रहा है उससे ज्योमेट्रिकली वापस से वेक्टर को निकाल सकते हो, विजुअली लोकेट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ कि जो एफ एक्स होता है वो हमारा एक्स स्केलर कंपोनेंट्स का एल्जेब्रिक सम होता है, और सिमिलरली में एफ वाई होता है वो वाई कंपोनेंट्स का स्केलर सम होता है एल्जेब्रिकली। ओवरऑल जस्ट फॉर डेफिनेशन अगर टर्म यूज हो। इसके साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इसमें हमने काफी हद तक डिस्कस किया कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैसे यूज करते हैं और इसको बेसिकली किसी भी वेक्टर को हम एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
ये काफी हेल्पफुल होगा फॉर आवर फर्दर एनालिसिस कि हम किस तरीके से वेक्टर्स को यूज करके अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। बट फॉर नाउ दैट्स वाज द केस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।